कि कारगिल का एक वाकया हुआ था, और कारगिल पे जो हमने बाकायदा तौर पे एक फौजी फतह हासिल की थी, ग्राउंड के ऊपर फतह हासिल की थी, वो हमने मुज़ाकरात की मेज पे जाके हार दी। नवाज शरीफ ने वो जो विक्ट्री थी, एक फौजी फतह थी, उसे कंसीड कर दिया, और बाद में पब्लिकली कहते रहे कि जनाब देखें, जब हम तो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते थे और जनरल मुशर्रफ ने मेरी पीठ में छुरा घूम दिया। लेकिन उस फौजी फतह को और शिकस्त में नवाज शरीफ ने तब्दील किया। और जब एटमी धमाके हुए थे उस वक्त नवाज शरीफ भागे भागे बिल क्लिंटन के पास भी गए, तो जो कहते हैं जी 4-5 बिलियन डॉलर की ऑफर हुई, वो पकड़ने के चक्कर में थे। लेकिन उस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम का जो मूड था, सब ने बावाज़ बुलंद कहा कि हमें इंडिया का मुंह तोड़ जवाब देना है। और नवाज शरीफ के हाथों से बियॉन्ड थी ये चीज़ें, जो कि उन्होंने कहा भी वहाँ जाके कि जी देखें ये इस तरह के हालात है, मैं तो नहीं चाहता, लेकिन प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। वहाँ से नाज़रीन जब 1999 में जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, तो उस वक्त IMF का शौकत अजीज़ और सारी चीज़ें जब सामने आई कि इसहाक डार जो पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें चला रहे थे, उसमें तो पाकिस्तान को बाकायदा दिवालिया करने के करीब थे और फिगर फजिंग हो रही थी। और जनरल मुशर्रफ ने यह कहा कि IMF ने बाकायदा पाकिस्तान को पिनलाइज किया, पाकिस्तान पे पेनल्टी लगाई, जुर्माना लगाया, क्योंकि इसहाक डार IMF के साथ भी झूठ बोल रहे थे। वही इसहाक डार जो अभी दोबारा IMF के साथ नेगोशिएशंस करने गए हुए थे और सुना है कि खाली हाथ वापस आ रहे हैं। और इकनॉमिक जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल थी, उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में उसे निकालने की कोशिश की गई, काफ़ी सारे इकदाम लिए गए, इकॉनमी के बेहतर किया गया। और इकॉनमी जो शौकत अजीज़ ने इकदाम लिए, जो उसमें मिडिल क्लास थी, उसको भी कुछ बेनिफिट्स वगैरह आने शुरू हुए। लेकिन उसके बाद नाज़रीन जो ये सिलसिला था, उसमें कोशिश ये की गई कि इस तरह से तो वो काम नहीं हुआ माशी तौर पे। और आज अगर आप पाकिस्तान को देखें तो आपको माशी थ्रेट्स भी बाकायदा तौर पे, माशी खतरा आपके सर पे मंडला रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए। मूडीज की इस हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्रिडिक्शंस आ रही हैं, पाकिस्तान के सॉवरन बॉन्ड जो हैं उन पे जो इंटरेस्ट रेट और उसकी जो कीमत है इंतहाई गिरती जा रही है आलमी मार्केट में। और सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बड़ी तेजी से श्रीलंका वाले रास्ते पे जा रहा है। और इमरान खान ने यही जिक्र किया कि वहां पे और यहाँ पे फर्क यह है कि यहाँ पे एक सियासी जमात है जिसने अभी तक लोगों के गम और गुस्से को चैनलाइज किया हुआ है, उन्हें एक वे आउट दिया हुआ है, उन्हें एक उम्मीद की किरण दी हुई है। और ये वाहिद सियासी जमात है जिसने अभी तक जो अगर कॉल दे दी गई तो इमरान खान बड़ा सही कहते हैं कि फिर मेरे हाथ से भी चीजें निकल जाएंगी। क्योंकि अगर आप माशी हालात देखें तो लोगों का 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो गया, बिजली के बिल आसमानों से बातें कर रहे हैं, अशियाए खुर्दो नोश की जो कीमतें वो आसमानों से बातें कर रही हैं। और ऐसे हालात में अगर कॉल देते हैं या कॉल नहीं भी देते और लोगों को एक आउटलेट नहीं मिलता, उम्मीद नहीं मिलती कि एक ऐसी सियासी जमात जो पूरे पाकिस्तान को इस वक्त नुमाइंदगी कर रही है, वो गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की नुमाइंदगी, आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की नुमाइंदगी है, बलूचिस्तान में इमरान खान की नुमाइंदगी है। और अभी हालिया इलेक्शन में फिर एक दफा इमरान खान ने साबित किया कि खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, पंजाब में ओवरवेलमिंग 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत उनके लोग एतमाद कर रहे हैं। और ये जानते बूझते हुए कि इमरान खान ने असेंबली में नहीं बैठना, उन्होंने ये वोट इसलिए दिया इमरान खान को कि जो इमरान खान बातें कह रहे हैं उस पर लोगों को एतमाद है, उन्हें इस हुकूमत पे एतमाद नहीं है। एक मिनी रेफरेंडम था जो सामने आया है, और उसके सामने खड़ा कौन था? उसके सामने नवाज शरीफ, जो कि सिर्फ पंजाब का लीडर रह गया है। और अब पंजाब में भी उनकी वो मकबूलियत खत्म हो चुकी है। जब उनसे लंदन में सवाल किया कि जनाब ये ज़िमनी इंतखाबात में क्या हुआ, तो बाप और बेटी मरियम नवाज दोनों के पास इसका जवाब नहीं था कि पंजाब का जो लीडर अपने आप को कहता था वो पंजाब में भी अब खत्म होता जा रहा है। अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें तो वो सिर्फ सिंध की पार्टी होकर रह गई, और सिंध में भी खास तौर पे अंदरूनी सिंध की एक जमात बनकर रह गई है। पूरे पाकिस्तान में उनकी रिप्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान, उनकी रिप्रेजेंटेशन शायद चंद मदरसों तक है, कुछ बलूचिस्तान के इलाके, लेकिन मदरसों की जो उनकी फोर्स है, शायद इस्टेब्लिशमेंट को उसके स्ट्रेटेजिक कुछ यूज होगा, कुछ फायदे होंगे, जिस वजह से मौलाना फजलुर रहमान जैसे शख्सियत को बर्दाश्त किया जाता है। और ओवर द ईयर्स उनकी बात इस्टेब्लिशमेंट सुनती है, क्योंकि कुछ जो स्ट्रेटेजिक डिजाइन होते हैं उसमें वो मैन पावर चाहिए होती है, वो फोर्स चाहिए होती है जो उन मदरसों से आ रही होती है। ANP को आप देख लें, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक, तो इस वक्त जो एक वाहिद आवाज है जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है वो इमरान खान है, जो लोगों को एक उम्मीद भी दे रहे हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस से। और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ नाज़रीन जो चीजें शुरू हुई थी, इसमें जो 2003-4 में बाकायदा मिलिटेंसी जो अस्करियत पसंदी है पाकिस्तान में इन्फ्यूज की गई। आज फिर दोबारा अस्करियत पसंदी दहशतगर्द सर उठा रहे हैं, और इनको फंडिंग कहां से आ रही है, पाकिस्तान में पुश कौन कर रहा है। और इसको अगर आप मिक्सचर देखेंगे, एक तरफ आपके ये माशी
खतरात है, दूसरी तरफ अस्करियत पसंदी और मिलिटेंसी, और साथ आपका जो मशरकी बॉर्डर है और वेस्टर्न बॉर्डर, वहां से जो आपको खतरात हैं, जो थ्रेट्स हैं, तो एक बहुत डेंजरस मिक्सचर है। और इसमें अगर लोग खड़े हो गए सडनली, तो ऑलरेडी बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी लाइक सिचुएशन है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में ये इंसर्जेंसी लाइक सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। और पूरे पाकिस्तान में अगर लोग खड़े हो गए तो क्या 6 लाख 10 लाख फौज या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इनको रोक सकेंगी? और इस डेंजरस मिक्सचर में अगर ईस्टर्न बॉर्डर से इंडिया, जिसने पिछले एक माह में कई एक्सरसाइजेस की हैं और उन एक्सरसाइजेस का मकसद अभी तक इंडियन फोर्सेस की समझ नहीं आया, आर्मी चीफ ने भी कोर कमांडर पिंडी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के बड़े दौरे किए हैं, तो वो वाली सिचुएशन अगर ये एस्केलेट होती है तो चीजें किधर जाएंगी? और एक पॉपुलर लीडर जिसने के मैंडेट है पूरे पाकिस्तान का, उसे डिनाई करे। और मांग क्या रही है कौम? जो इस ज़िमनी इंतखाबात में भी आया, इलेक्शन मांग रही है। सदर जो बाइडन ने नाज़रीन इस सारे डेंजरस मिक्सचर में जो बात की, उसकी यही बात है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है, मुआशी खतरात मंडला रहे हैं, अस्करियत पसंद सर उठा रही है, लोग जो है इस वक्त इंतहाई शदीद गम और गुस्से में बिखरे हुए पड़े। और इन हालात में फिर बात याद आ जाती है कि 2008 में जब आसिफ जरदारी गए हुए थे अमेरिका और कहीं उन्होंने बात की कि जी पाकिस्तान को $100 बिलियन चाहिए, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में बाकायदा ये खबर छाया हुई। ये ठीक है, आसिफ जरदारी ने जो बात की है बहुत अच्छी बात है, और पाकिस्तान को $100 बिलियन दिए जा सकते हैं अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको ख़त्म कर दे, उसमें जितनी टेक्नोलॉजिकल बेस है उसको ख़त्म कर दे। और ना सिर्फ ये, पाकिस्तान को हम जैसे F-35 तैयारे, अपाची हेलीकॉप्टर्स और बाकी सारी चीज़ें भी हम अमेरिका दे सकते हैं। और ये बाकायदा 2008 का ये आर्टिकल छपा, ये प्रपोजल सामने आया, और इसके बाद इस पर मुतअद्दिद बार काम भी होता रहा। आप मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स हैं उसमें ये चीज़ें छपी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इंतहाई कमज़ोर है। ना सिर्फ ये, जो नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स अमेरिका क्या है, ये प्रिडिक्शंस भी की गई कि देखें जी 2015 तक तो पाकिस्तान नक्शे पे नहीं होगा दुनिया के, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से हो जाएंगे और इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देगा, और ये इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी पाकिस्तान की इंटरनल इंस्टेबिलिटी की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। और वो डेंजरस मिक्सचर आज दोबारा तैयार करके रखा गया है, जिसकी तरफ सदर जो बाइडन ने इशारा दिया बाकायदा तौर पे। और इस हवाले से नाज़रीन अगर आप दस्तावेजात देखें जो कि चंद डीक्लासीफाई भी हुए, चंद अमरीकी जो थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स हैं, कुछ जो अखबारात में वहाँ पे चीज़ें छपी मीडिया में, कि अमेरिका ने तो बाकायदा ये एक्सरसाइज की हुई है कि अगर पाकिस्तान के हालात इस डेंजरस मिक्सचर की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसको आपने न्यूट्रलाइज किस तरह से करना है, उस पर जाके कब्जा किस तरह से करना है, ये बाकायदा एक्सरसाइज हुई है। यूएस कमांडोज ने ये सारी एक्सरसाइजेस की हुई है, ये अमरीकी अखबारात में। और हम कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, हमारा न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा सेफ है। लेकिन जब ये इतने सारे मिक्सचर ऑफ थ्रेट्स आ रही है, जिसका जो बाइडन ने इशारा किया, इमरान खान बार बार कह रहे हैं, सबसे पहले समी इब्राहिम के इंटरव्यू में उन्होंने इस तरफ इशारा किया, जिसका कल भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। और फिर जो यूक्रेन में नाज़रीन सूरत हाल बनी, यूक्रेन के पास भी दुनिया में काफी ज्यादा न्यूक्लियर हथियार थे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, और यूक्रेन को बाकायदा डी न्यूक्लियराइज किया गया। और आज आप यूक्रेन की हालत देखेंगे, वहां पे एक बाकायदा प्रॉक्सी जंग लड़ी जा रही है। उस पे भी काफी सारी चीजें जिस पे फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन अब जो नाज़रीन सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान में, एक आपके पास अवामी लीडर है जिसकी तमाम सूबों में नुमाइंदगी है, अवाम जिस पे एतमाद कर रही है, और पोलिटिकल स्टेबलाइजेशन वो ला सकते हैं। और अगर ये कॉल दे दी गई तो इमरान खान बिल्कुल सही कह रहे हैं, जितना डेंजरस मिक्सचर है ये, जो थ्रेट मैट्रिक्स इस वक्त बना हुआ है, थ्रेट स्पेक्ट्रम पे अगर इन सारी चीजों को देखें तो फिर ये किसी के काबू में नहीं आएगा, क्योंकि